गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। आपसे यहाँ पे घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, यानी घन की भुजा का मान हमें क्या दिया है, घन की भुजा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे पता है, इसका मान हमें क्या दिया गया है 1.3, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, तो घन की भुजा हमें यहाँ पे क्या दी गई है 1.3 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भुजा का मान हमें ऑलरेडी पता है, घन की भुजा क्या है हमारे पास यहाँ पे दी गई है 1.3 सेंटीमीटर। इसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि भुजा का क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो 1.3 का जब हम क्यूब करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 2.197, और वो भी देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आयतन को निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए, तो शुद्ध सार्थक अंकों में हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो घन की भुजा है, घन की भुजा हमें क्या दी गई है 1.3 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है। तो इसीलिए जो घन का आयतन हमने निकाला है यहाँ पे, इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल हम यहाँ पे 2.1 यहीं तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घन की भुजा में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है। इसीलिए हम यहाँ पे जो घन का आयतन यहाँ पे हमने निकाला है, जब शुद्ध सार्थक अंकों में हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल यहाँ पे 2 अंक तक ही लेंगे, 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 2.1, और किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2.1 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे दिया है। ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है कि SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अभी मैंने एक दिन पहले ही भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सभी मात्रक मैंने आपको बता दिए हैं, अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपके मात्रक तैयार हो जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं मात्रक से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूटन पर मीटर। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्रफल
उचित सार्थक अंकों में होगा। उचित से मतलब शुद्ध सार्थक अंकों में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। सो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए एक आयताकार तख्ते की लंबाई हमें यहाँ पे कितनी दी गई है। सो लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है 1.5 मीटर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए तथा चौड़ाई, देखिए जो यहाँ पे चौड़ाई हमें दी गई है वो हमें सेंटीमीटर में दी गई है। 84 और किस में, सेंटीमीटर में दी गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे 84 में 100 से डिवाइड कर दे तो हम ये जो हमारा 84 सेंटीमीटर है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जब आप 84 में 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 84 छोटी संख्या, सबसे पहले 0 फिर पॉइंट लगाएंगे तब जाके एक 0 बढ़ेगा। और देखिए 8 बार तो यहाँ पे मिलेगा 800, बचा क्या 40, अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे 100 400 हो जाएगा। यानी कन्वर्ट हमने कर लिया, 0.84 मीटर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ और यहाँ पे बराबर में लिख देता हूँ 0.84 मीटर। ठीक है, सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.84 और ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जो 84 सेंटीमीटर था इसको हमने चेंज किया मीटर में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा। देखिए यहाँ पे आयताकार तख्ते की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आयताकार तख्ते की बात हो रही है ना। तो हम यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, कई बार मैंने आपको बताया है। सो यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई है 1.5 मीटर, फिर इंटू चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई थी 84 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 0.84 मीटर में। अब देखिए जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1.26, या फिर आप इसके आगे 0 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1.260 या फिर 1.26 लिख सकते हैं। 6 के आगे यहाँ पे 0 तो मान ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमसे यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आयताकार तख्ते की लंबाई है इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी है, 2 है ना, 2 ही तो है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्षेत्रफल हमने निकाला है इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 1.2 तक ही लेंगे, यानी 1.2 तक ही लेंगे। ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1.2 मीटर स्क्वायर यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 1.26 भी लिख सकते हैं या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे 0 माना जाता है या फिर आप 1.26 ही लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1.5, ये जो तख्ते की लंबाई है इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल निकाला है उसमें भी 2 ही सार्थक अंक यानी 1.2 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 1.2 मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया है, सो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो चौड़ाई है इसको भी आपको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे 0.84 मीटर में मिलेगा। और देखिए इसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक है, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई में भी। तो जब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली दूरी होगी। ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। सो यहाँ पे लिखा है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो जब पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा यदि त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, यानी एक्सीलरेशन a की वैल्यू, त्वरण a की वैल्यू 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, ये मैंने लिख दिया। तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली दूरी होगी 10वें सेकेंड में। t इज इक्वल टू हमें क्या दिया, समय कितना दिया है 10 और सेकेंड में दिया हुआ है, और दूरी s का मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू हाफ ए टू टी माइनस 1। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा पेपर। तो यहाँ पे देखिए एस टी से मतलब, तो देखिए एस और यहाँ पे 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी निकालनी है, तो S10 यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू, एक्सीलरेशन ए की वैल्यू हमें दी गई है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 टी की वैल्यू हमें हमारे पास क्या है 10 है, तो 2 इंटू 10 यहाँ पे लिखेंगे और फिर -1 कर देंगे। ये तो फॉर्मूले में ही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो S10 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 2 जा 20 और 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 19 बचेगा, 19 बचेगा। तो नीचे मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर दिया। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इनटू में है 10 2 जा 20, 20 में से 1 को लेस करेंगे 19, तो 3 इंटू 19। अब 3 की मल्टीप्लाई 19 में करवा दीजिए तो S10 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 57 और मीटर में, यानी 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी 57 मीटर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पिंड 98 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। एक पिंड 98 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u का मान हमें क्या दिया है 98 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में कुछ पता है नहीं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम g का मान क्या लेंगे, g का मान यानी स्मॉल g का मान हम यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अपनी तरफ से लेना होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे g की वैल्यू आपको नहीं दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 98 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब पिंड द्वारा महत्तम ऊंचाई होगी। तो देखिए पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो पिंड का अंतिम वेग क्या होगा महत्तम ऊंचाई पर। जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो पिंड का यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सो v की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। v से मतलब जो अंतिम वेग है, क्योंकि पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो महत्तम ऊंचाई पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब कोई पिंड अथवा वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g का मान हम क्या लेते हैं, g का मान हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी निगेटिव में लेते हैं। और जब कोई वस्तु अथवा पिंड नीचे की ओर आता है या फिर नीचे की ओर फेंका जाता है, तब g का मान हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पे g का मान हम क्या करेंगे
ऋणात्मक लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करें वहां पे हम क्या कर दें, निगेटिव का साइन लगा दें। तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन यूज करूंगा वहां पे मैं निगेटिव लगा दूंगा, बस इतना आप समझ लीजिए। सो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, निगेटिव लगा दूंगा। आप चाहे तो इसी फॉर्मूले को प्लस लेके चल सकते हैं, तब आप g का मान -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, आप यहाँ पे फॉर्मूले में ही निगेटिव लेकर चलिए। ये सब रूल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखिए वी स्क्वायर का मतलब, देखिए अंतिम वेग 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यू स्क्वायर का मतलब 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर -2, फिर इसके बाद g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर इसके बाद h की वैल्यू को तो हमें यहाँ पे निकालना ही है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, फिर आपको दिखेगा नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अभी नीचे वाली लाइन में फिर से लिख देता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिला हुआ था, हमें यहाँ पे मिला हुआ था, देखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 98 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 इंटू 9.8 इंटू एच मिला हुआ था। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्योंकि हमें h की वैल्यू को निकालना है तो h को ले आएंगे हम आगे। फिर इसके बाद देखिए ये 98 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 98 इंटू 98 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये वाला पार्ट आपका इतना जो है 2 इंटू 9.8 ये आपका अपॉन में आ जाएगा, 2 इंटू 9.8 ये आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 98 1 जा 98, 98 1 जा 98 और 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो हमारे पास देखिए क्या बचा, 98 इंटू 5 है, आप इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 8 5 जा 40 होता है, कैरी 4 आएगा, 9 5 जा 45 और 4 यहाँ पे कैरी ऐड होगा तो 49, 490 मिलेगा। 490 और किस में, मीटर में आएगा, तो 490 मीटर, 490 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी पैटर्न के कई क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान होगा, यानी P का मान, P की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस वस्तु पर लगने वाली शक्ति का मान P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F इंटू वी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कार्य ऊर्जा सामर्थ्य वाला। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार कराया है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन ए दिया है ऊपर की यात्रा में, ऑप्शन बी अधिकतम ऊंचाई पर, ऑप्शन सी लौटती यात्रा में, ऑप्शन डी तली में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा अधिकतम ऊंचाई पर। अब क्यों अधिकतम ऊंचाई पर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, और अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर ही पत्थर की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है ना वो घटती जाती है तथा उतनी ही
स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है पिंड के, ध्यान रखिएगा। या फिर आप यहाँ पे पत्थर की बात हो रही तो पत्थर भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर ही पत्थर की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध है। स्मॉल जी से मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण से होता है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल जी दिया है आप इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी, फिर उसके बाद यहाँ पे एम, फिर अपॉन में आपका आर का स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल जी यहाँ पे क्या है, स्मॉल जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, ये आप सब लोग जानते हैं। कैपिटल जी यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप बोल सकते हैं। एम से मतलब मास यानी द्रव्यमान और आर से मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं, ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, ऊंची इमारतों पर या एवरेस्ट की चोटी पर। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कम पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम कहां पे होता है, तो आप बोलेंगे विषुवत रेखा पर, या फिर जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं या फिर विषुवत रेखा के नाम से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कम तो पूछा नहीं गया था, अधिक पूछा गया था, तो अधिक के लिए ध्रुवों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। देखिए मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, बीच में नहीं लिखा होता है, इस पर ध्यान नहीं जाता स्टूडेंट्स का और वो क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उनके द्रव्यमान के योग पर। यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चार स्टेटमेंट आपको दिए गए, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑप्शंस आपने देख लिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल जी का मान होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे कम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी तो होगा। सो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण है। देखिए जो उपग्रह होता है उसमें भारहीनता की स्थिति देखने को मिलती है, ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार। यहाँ पे देखिए उपग्रह जो है, उपग्रह में भारहीनता का कारण, ये आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई उपग्रह जाता है अंतरिक्ष में तो वहां पे भारहीनता आपको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया। देखिए गुरुत्वाकर्षण वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन कराए हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 140 डिग्री सेल्सियस। कई बार ये क्वेश्चन कराया है, केमिस्ट्री में भी आपका ये क्वेश्चन दिया है। 4 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर होगा। पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप क्या हो,
4 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक बहुत घटना ये संकेत है, यानी किसका संकेत है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो एकदम से क्या हो, बहुत कम हो जाए यानी घट जाए, तो ये किसका संकेत है, अच्छे मौसम का, ठंड पड़ने का, तूफान आने का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये संकेत है तूफान आने का। ठीक है, तूफान आने का संकेत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जितना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं या फिर रिलेशन वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले और रिलेशन आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चंस हैं ना फिजिक्स में, वो अलग से करवा दूं, यानी फॉर्मूला भी बता दूं और प्लस क्वेश्चन भी बता दूं। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वायु व जल में भार क्रमशः, देखिए वायु में क्या है W1 और जल में जो भार है वो W2 है, तो उसका अपेक्षित घनत्व होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, W1 अपॉन में W1 माइनस W2। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, डायरेक्ट आपको लर्न करना होगा तो लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है। अब देखिए फिर से आपसे रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया, बस यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पूरा हिंदी में डिटेल में लिख दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा, यानी ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं M। देखिए वस्तु का द्रव्यमान इसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Q इज इक्वल टू M, और यहाँ पे इनटू विशिष्ट ऊष्मा इसको S से, तो Q इज इक्वल टू M इंटू S होता है, यानी ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है, 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस पैटर्न के 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि आवश्यक ऊष्मा चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू MS इंटू डेल्टा टी, यानी Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें M की वैल्यू क्या दी गई है, द्रव्यमान M की वैल्यू 200 दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद S से मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा से, और यहाँ पे जल की बात हो रही है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, भी कुछ दिन पहले ही बताया था, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो S की जगह हम 1 को रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे S का मान आपको नहीं दिया गया है, आपको अपने तरफ से रखना होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, और डेल्टा टी का मान, तो डेल्टा टी के लिए क्या करेंगे, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस में से हम लेस कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस को, डेल्टा टी यही आपका हो जाएगा। अब 200 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 200 गुणे 40 में से 20 को लेस करेंगे 20 मिलेगा, 200 की मल्टीप्लाई आप 20 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4000। ठीक है, और किसमें, कैलोरी में आएगा। अब देखिए 4000, इसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और किसमें, कैलोरी में। देखिए ये 4000 है ना, जब इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे 4000 को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, तो ये जो पॉइंट हम लाके लगाएंगे 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पे लाके लगाया तो क्या हो जाएगा 4, और दशमलव कितनी संख्या के बाद 1 2 3 के बाद, तो 10 की घात उतनी ही हो जाएगी, 10 की घात 3। बस ऐसे आपको समझना है। ये सब पावर कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले ही बताया है जब मैंने आपको कोटि मान पढ़ाया हुआ था। सो यहाँ पे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और कैलोरी में कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है।
तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पावर में आपको चेंज करना आना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, क्यों जगह छोड़ी जाती। आपने देखा होगा जो रेल की पटरियां होती हैं, पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच यहाँ पे जगह छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है वजह बताइए। यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला, इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे आपसे फिजिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे साइंटिफिक रीजन आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि छोटे खंड मजबूत होते हैं, तो ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, ये भी कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं यहाँ पे। और इससे लोहे की बचत होती है, तो ये भी कोई साइंटिफिक रीजन हुआ नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन सी वाला। वैसे ही आप देख के बता देंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लौट आई, ट्रेन की औसत चाल है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए औसत चाल वाला कई क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखिए औसत चाल बराबर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो औसत चाल बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, कई बार मैंने आपको बताया। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है प्रारंभिक चाल, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, अंतिम चाल, और बटे में क्या होता है, रुकिए मैं थोड़ा सही से लिख दूं, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अंतिम चाल और बटे में क्या होता है, 2 होता है, ये फॉर्मूला है। तो प्रारंभिक चाल यहां पे क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है, प्लस अंतिम चाल, देखिए यहां पे लिखा है ना, तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई, जो लौट आई है यही तो अंतिम चाल होगी। तो अंतिम चाल हमें यहां पे क्या दी गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में 2 कर देंगे। 50 और 30 ऐड करेंगे 80, 80 बटे 2, 2 4 8 और 0 40 और किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन डी में। तो कितना इजी था अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल और बटे में 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, एक परवलय होता है, या फिर एक सरल रेखा होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक दीर्घ वृत्त होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, दीर्घ वृत्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है कि केपलर ने खोज की गति के नियम की, नहीं, घूर्णी गति के नियम की, नहीं, ग्रही गति के नियमों की। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो दिया है कि ग्रहीय गति के नियमों की, इसकी खोज केपलर ने की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कि केपलर ने खोज की, तो आप बोलेंगे ग्रहीय गति के नियमों की, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रहीय गति के नियमों की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, केपलर ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कैपिटल जी और अपॉन में स्मॉल जी का मान होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान पता होना चाहिए, और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पता होना चाहिए। तो कैपिटल जी का मान होता कितना है, कैपिटल जी का मान आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और देखिए ये कैपिटल जी का मान ज्ञात किसने किया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, इसका मान किसने ज्ञात किया था, तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखते हैं, इसके बाद नीचे स्मॉल जी का मान 9.8
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर केजी, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब सॉल्व करके मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे इसमें ना, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग, ये तो याद ही हो गया होगा, तो डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। और देखिए ये आपको पता होना जरूरी है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो आपको याद करना ही होगा। और देखिए ये दोनों याद है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए जब जल जमता है ना, तो उसके अणुओं के बीच की जो दूरी है ना, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जब जल जम जाता है, यानी जब जल जमता है, तो उसके अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। कई बार ये क्वेश्चन कराया है, देखते ही आपको पता चल गया होगा। देखिए सिंपल है यहाँ पे, जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका ताप आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ताप बढ़ा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या क्या पूछा गया कि एक साबुन के बुलबुले को, जैसे मान लीजिए एक साबुन है, उसका एक ऐसे कोई बुलबुला है, उसको क्या किया गया, एक ऋण आवेश दिया गया, निगेटिव चार्ज ऋण आवेश दिया गया, तो जो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा, देखिए जब यहाँ पे ऋण आवेश दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया गया, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या उसकी जो होगी, रेडियस जो होगी, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिलिकॉन है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2021 के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। कई शिफ्ट में आया हुआ था ये इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। सिलिकॉन है, अर्धचालक, चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन है ना, ये सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर से मतलब क्या हो जाएगा, अर्धचालक से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस बार आपसे जरूर पूछा जाएगा। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में इस पैटर्न के कई क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है, ये एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक एन प्रकार का अर्धचालक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, ऋणावेशित है, धनावेशित है, उदासीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, वो उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे
एन टाइप अर्धचालक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए, जिस अर्धचालक की चालकता मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है उन्हें एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एक एन प्रकार का अर्धचालक है, तो ये क्या है? ये उदासीन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि एन टाइप का अर्धचालक होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जिस अर्धचालक की चालकता मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है उन्हें एन टाइप, ध्यान रखिएगा, एन टाइप यानी निगेटिव टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी, फिर यहाँ पे बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी या फिर शून्य होगा। अब देखिए, यहाँ पे समांतर की बात हो रही है। जब समांतर की बात हो जाएगी तो क्या होगा? जीरो ही तो होगा, तो शून्य होगा ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है कि एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन 6 से 7 दिन पहले ही कराया था, 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एक यूज होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2I और अपॉन में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें पता है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे 12 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12, और एम्पियर में ये मैं लिख देता हूं। फिर इसके बाद 48 सेंटीमीटर की दूरी पर R का मान क्या दिया है? 48, और वो भी सेंटीमीटर में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 48 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका मान क्या होता है? इसका मान मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, 10 की घात -7 होता है, तो ये आपको याद रखना होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 10⁻⁻7 इंटू में 2I। I से मतलब क्या हो जाएगा? जो विद्युत धारा है 12 एम्पियर, ये, और अपॉन में 48 और अपॉन में 100 लिखेंगे, जो कि R का मान है। पहले सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ये तो आपका रहेगा ही, फिर इंटू में देखिए ऊपर 2 गुणे 12 करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा, और 48/100 जब इसको ऊपर भेजेंगे तो पलट जाएगा, तो 100, और नीचे आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 48 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 1 24, 2 48, 2 1 2, 2 5 10 एंड 0 क्या मिला? 10 गुणे, यहाँ पे देखिए 10 की घात -7 और इंटू में यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 50 मिल गया, ठीक है। 50 बचा। अब इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिखेंगे B इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ तक लिखा। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रुकिए, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि जगह है नहीं। तो हमें B इज इक्वल टू 50 गुणे 10 की घात -7 मिला है। क्या मिला है? B इज इक्वल टू 50 गुणे 10 की घात -7 मिला हुआ है। अब देखिए, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 0 इंटू, अब दशमलव यहाँ पे एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे एक घात हम कम कर देंगे, 10 की घात -6 हो जाएगा। और किसमें? वेबर पर मीटर स्क्वायर में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं, 5 गुणे 10 की घात -6 कहाँ दिया है? 5 गुणे 10 की घात -6, ये आपका ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि एक चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग से क्षीण भाग की ओर जाता है
तो यह होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर होगा प्रतिचुंबकीय। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता वाले भाग से छेड़ वाले भाग की ओर जाता है तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, यानी डाईमैग्नेटिक यहाँ पे सब्सटेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी प्रतिचुंबकीय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं आप लोगों को कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं, इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।